अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम मिर्ज़ा भुट्टर। आप लोग देख रहे हैं नई न्यूज़। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है मार्शल, जिसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर अख्तर नवाज़ जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम गुलाम मिर्ज़ा, कैसे आप? ठीक हैं सर, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ब्रिगेडियर साहब, आज जो सवाल है ये मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, दुनिया का सबसे अहम तरीन सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, आप मार्शल लॉ क्यों लगाते हैं? मार्शल लॉ लगाया नहीं जाता, उसके लिए मारूजी हालात पैदा होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में एक मिनी मार्शल लॉ और 3 मार्शल लॉ लगे, मुशर्रफ का जो था वो मार्शल लॉ नहीं था। जो 1953 में मार्शल लगा वो हालात कुछ ऐसे थे कि मजहबी मामलात की वजह से एक छोटे सी जगह पे मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और उन हालात को संभालने के लिए उस वक़्त की हुकूमत ने लगाया। मैं अभी बताऊं कि आइन, उस वक़्त तो कोई आइन नहीं था, बाद में 56 का आइन बना, फिर 62 का बना, फिर अब आजकल 73 का आइन है। तो आइन के अंदर एक शिक मौजूद है, टू कॉल द फोर्सेस इन एड ऑफ सिविल पावर। आपने देखा पीछे कराची में बुलाए गए, कराची में रेंजर्स ने काम किया, या वैसे भी जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट बुलाती है। जो 58 का मार्शल लॉ था वो मार्शल लॉ भी जनरल अयूब खान ने खुद नहीं लगाया था। उस वक़्त के जो चीफ़ एग्जेक्टिव थे मुल्क के, सिकंदर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने लगाया था। और बाद में हालात कुछ ऐसे हुए कि अयूब खान ने खुद जो है इक़्तिदार संभाल लिया। जनरल अयूब खान से इक़्तिदार जनरल जाया खान ने लिया, और जनरल जाया खान के बाद जो मार्शल लगा वो जनरल ज़िया का मार्शल था। कि मेरे ख्याल में वक्त है कि एक ऐसा कुछ स्टडी की जाए, कुछ कमीशन बनाया जाए। आप कुछ नाम ले दीजिए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें पाकिस्तान के चुने हुए लोग हों, जजेस हों, जनरल्स हों, स्कॉलर्स हों, वो ये देखें कि जैसे ये सवाल किया, इस सवाल का जवाब दें कि मार्शल लॉ क्यों लगे, किस वजह से लगाए, वो कौन लोग थे जो मार्शल लॉ के लिए उकसाते हैं, वो कौन लोग हैं जो मार्शल लॉ को हटने नहीं देते, वो कौन लोग हैं जिन्होंने मार्शल लॉ की वजह से फ़ायदा उठाया, और वो कौन लोग हैं जो मार्शल लॉ के नतीजे में अल्टीमेटली मतून होते हैं। हमारे जो फ़ौजी हुक्मरान गुजरे हैं उनमें से जनरल मुशर्रफ की तो कोई लेगेसी सियासत में नहीं है, उनकी औलाद नहीं है। अयूब खान साहब की औलाद जो है वो आई सियासत में, लेकिन अपनी सियासी बका के लिए अब उनके पोते हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, और मेरे ख्याल में वो 3 से 4 पार्टियों में जा चुके हैं, अपनी पार्टी तक नहीं है। और यही हालत जो है वो जनरल ज़िया के साहबजादे की है कि वो भी एक सीट लेकर आते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि वो लोग जो मार्शल लॉ के कंधे पर आए और पाकिस्तान पर सवार आए, उनकी नस्लें किस तरीके से पाकिस्तानी सियासत पर हमेशा के लिए न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में आई बल्कि मुसल्लत हो गई। तो मेरे ख्याल में ये एक ज़रूर स्टडी होनी चाहिए, एक ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए, जिसमें मालूम करना चाहिए कि ये मार्शल लॉ जो है वो हालात क्यों पैदा किए गए, किसने मार्शल लॉ प्रोक्लेम किया, और फिर मार्शल लॉ से फ़ायदा किसने उठाया। मैं मार्शल लॉ के हक़ में जब यूनिफॉर्म में था तब भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। मार्शल लॉ इस मुल्क का कभी हल नहीं रहा, ना हो सकता है। मेरी ट्रेनिंग जो है, फ़ौजी की ट्रेनिंग जो है, वो है सिंपली 3 लफ्ज़ों पे, डिफेंड दिस नेशन। वो एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इंटरनल हालात हों, इसकी नज़रियाती सरहदें हों, जब मुझे, और वो भी हुक्म सिविलियन गवर्नमेंट देती है मुझे, तो मैं उस पर अमल करता हूँ। लिहाजा हमने सब ने अपने अपने गिरेबान में झांकना है। तानेबाजी करना, इल्ज़ाम तराशी करना बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे रोल अदा किए लोगों ने, और वो लोग जो प्रोडक्टिविटी के जज्बात बने हैं वो सब दुनिया को पता है। अगर एक मार्शल लॉ जनरल ज़िया खान साहब का मार्शल लॉ था, वहाँ मैं ये कहूँगा कि आइन खुद बनाया था जनरल अयूब खान साहब ने, तो उन्हें उस आइन की पासदारी करते हुए उस वक़्त के जो स्पीकर थे अब्दुल जब्बार खान साहब थे, जो भी थे, उनको हैंड ओवर करना चाहिए था इक़्तिदार। जनरल ज़िया खान को नहीं देना चाहिए था, और ना ही वो मार्शल लॉ जो है प्रोक्लेम होना चाहिए था। PNA की तहरीक चली, कैसे हालात पैदा हुए और किस तरीके से जनरल ज़िया तशरीफ़ लाए, और फिर उन्होंने 90 दिन का कहा, लेकिन वो 90 दिन कैसे 11 सालों में तब्दील हुए, कौन लोग थे। और यही हालत जनरल मुशर्रफ की, जो जिस तरीके से वो उन्हें मजबूरन आना पड़ा, जैसे उनको सैक किया गया। फ़ौज एक ऐसा इदारा है
कि ये अपने सीनियर्स की बहुत ज़्यादा जो है ना वो अदब करता है और अपने जूनियर्स से बहुत ज़्यादा शफकत करता है। एक ऐसी टीम है जो जान देती है इस मुल्क के लिए, इसलिए इनकी जान एक दूसरे के लिए भी होती है। तो हमें ये आज का अच्छा सवाल है कि मार्शल लॉ जो है वो लगवाए जाते रहे हैं, मार्शल लॉ लगाए जाते रहे हैं, और बेशक आप उस ट्रूथ कमीशन के नतीजे में सबको माफ़ भी कर दीजिए, और अगर आप समझते हैं कि मार्शल लॉ लगाने वालों ने गलती की है तो उनको बिल्कुल सज़ावार ठहराइए, सज़ा दीजिए, लेकिन उन लोगों को भी ज़रूर उसमें शामिल कीजिए जिन्होंने ना सिर्फ यह है कि उनकी मदद की, उनको मजबूर किया वो जारी रखने पर और फिर फ़वायद उठाए। बगरी साहब, आम आवाम के अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि पाक आर्मी के अंदर सिर्फ चंद अजला जो हैं पंजाब के और चंद अजला की PK के लोग जो हैं वो शामिल हैं। वो तो क्या कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को देख लें और उसके साथ ही सिंध को देख लें, तो क्या ये रियासत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है ये इलाके? गुलाम मुर्तज़ा, अगर आप ये सवाल आज से 20 साल 25 साल पहले पूछते तो ये बिल्कुल सही होता, लेकिन आज ये सवाल ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अफवाज के अंदर, पाकिस्तान फ़ौज के अंदर पाकिस्तान के हर ज़िले की नुमाइंदगी है, और मैं इसके लिए कहूँगा कि ये क्रेडिट पाकिस्तानी अफवाज की क़यादत को जाता है, और ख़ुसूसन जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जब वो चीफ आर्मी स्टाफ थे तो उन्होंने नेशनल डिक्लेरेशन के लिए फ़ैसला किया। आई विश कि ये फ़ैसला 1947 में हो जाता। बिल्कुल सही बात है कि एक ख़ास अरसे तक के लिए पंजाब के कुछ अजला और कुछ KPK के अजला से आती थी सारी मैन पावर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये फ़ैसला किया गया 1999 में, और 2011 में वो जो रेशो है मुकम्मल कर लिया गया। एक वक्त था कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर पंजाब का हिस्सा 82% था, अब उसका उस हिस्से के मुताबिक, बल्कि अपने हिस्से के से कम है, क्योंकि जो कश्मीर है उसको भी हिस्सा दिया गया पंजाब के अंदर से। KPK के इस ज़माने में 17-18% होता था, अब वो आबादी के लिहाज से 14% पे आ गया, और सिंध जो है वो नहीं होता था, अब वो 17% है। इसी तरीके से जो हिस्सा बनता है बलूचिस्तान का वो भी, और माशाल्लाह अभी सीनियर रैंक्स भी अवेलेबल हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 77 के जब मार्शल लॉ लगा तो शिकारपुर में हमें जाना पड़ा, तो वहाँ जो बच्चे आए वहाँ पर शाम को गड़ी यासीन 3-4 किलोमीटर दूर है गालबन, तो वो रात नहीं ठहरना चाहते थे वहाँ पर जो गाड़ियाँ लेकर आए हुए थे। अब हमारे वही बच्चे सियाचिन पर भी हैं, वज़ीरिस्तान में भी हैं, UN मिशन से भी ड्यूटी कर रहे हैं, और बेहतरीन सोल्जर भी हैं, बेहतरीन अफसरान भी हैं। वो बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं, वो सिंध से तल्लुक़ रखते हैं, वो सेंट्रल और सदर्न पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं, वो कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान से तल्लुक़ रखते हैं। अब कोई ऐसा हिस्सा नहीं जिसकी पाकिस्तान में नुमाइंदगी, पाकिस्तानी अफवाज के अंदर नुमाइंदगी न हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत अच्छा कदम था, और अब ये बराबर हो गया। ब्रिगेडियर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आर्मी चीफ जो है ये एक्सटेंशन क्यों लेता है? आर्मी चीफ को ये पहली बात है कि अपॉइंट करने का एक तरीका है जो आइन के मुताबिक है कि जैसे अभी हमारे एक वज़ीर आज़म साहब ने तकरीबन 5-6 आर्मी चीफ्स को मुकर्रर किया, क्योंकि उनके टेनोर में वो अपॉइंट हुए। आर्मी चीफ बज़ाते खुद ना एक्सटेंशन ले सकता है, ना ही उसकी कोई प्रोविजन है। एक्सटेंशन जो है उस पर गौर करती है सिविलियन गवर्नमेंट, चीफ एग्जेक्टिव रिकमेंड करता है, और वो एक्सटेंशन के लिए भेजता है, फिर प्रेसिडेंट से वो अप्रूव होकर उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो एज सच ऐसी कोई चीज़ नहीं है कानून के अंदर, आइन के अंदर, कि आर्मी चीफ खुद ब खुद ही अपना टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर ले। उसका तरीका जो है दिया गया है, और उस तरीके पे अमल करते हुए सिविलियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक्सटेंशन देती हैं। जहाँ तक अगर आपका है कि जी जनरल अयूब खान ने तो CNC मुकर्रर कर दिए थे, जनरल मूसा खान, जनरल ज़ियाउल हक ने एक्सटेंशंस ली जब वो सदर थे और चीफ आर्मी स्टाफ रहे, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ली, लेकिन साथ ही वो प्रमोट भी करते रहे और 4 स्टार। लेकिन एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, आर्मी ना एक्सटेंशन खुद मांगती है तो एक्सटेंशन ले सकती है। तो ये भी आवाम को क्लियर होना चाहिए कि हुक्मरान जो हैं वो मारूजी हालात को देखते हुए, मुल्की हालात को देखते हुए, बॉर्डर्स पे क्या हालात हैं, इंटरनेशनल हालात क्या हैं, क्या कंटिन्यूटी ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर भी होता है कि शायद पर्सनल कंफर्ट भी देखते हैं।
सर अगर पाक आर्मी जो है जमहूरियत के इतना कदर करती है तो सर कुछ ऐसे गैर मुल्की एजेंट जो हैं वो पाक आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं, पाक आर्मी के जवानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं, चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा क्यों करते हैं? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कहते हैं कि 4 किताबां उत्तों लथियां नाले लथिया गिद्दा, 4 किताबां कुछ ना कीता गिद्दियां कीता सीधा। क्या ऐसे एजेंडों का सर डंडा ही इलाज है? मेरे ख्याल में ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। कुछ कौमों के ऐसे रवैये बन जाते हैं। हमारे रवैयों में बहुत तेज़ी है, हम बड़े कैप्रिशियस हैं, हम बहुत जूद रंज लोग हैं, राज़ी भी जल्दी जाते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि जब हम गुस्से में होते हैं या जब हमारी अपनी किसी मफाद पे ठेस पहुंचती है तो हम जो कौमी मफाद है उसको पीछे कर देते हैं, ज़ात को सामने ले आते हैं। पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो 1947 अक्टूबर 1947 से लगातार इस मुल्क के दिफा में मसरूफ़ हैं। और वो 18 साल का बच्चा हो या 58 साल का जनरल हो, वो सारे के सारे, जैसे मैंने कहा कि वो एक जो मिशन है डिफेंड दिस नेशन, उस पर लगे होते हैं। तो जो दुश्मनान हैं पाकिस्तान के, उन्हें मालूम है कि इस मुल्क को जो रीढ़ की हड्डी है इस मुल्क की वो इसके अफवाज में है। इसलिए अब उनकी ये कोशिश है, और बदकिस्मती से अगर हमारे अपने लोग कुछ आलाकार बनते हैं अपनी ज़ाती मफाद के लिए या नासमझ की वजह से, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि ये इस कौम के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये रात दिन ड्यूटी करते हैं, रात दिन पहरा देते हैं कि हम आराम से रहें, अपना कारोबार करें, अपने घरों में बसें, अपनी सियासत करें, अपने स्कूल चलाएं, अपनी तालीम हासिल करें, और ये ड्यूटी करते हैं। हमें इन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, इनके पीछे सी सप्लाई दीवार बन के खड़ा होना चाहिए, इनको गिराना नहीं चाहिए, इन्हें मतून नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने अगले दिन एक सेमिनार में ये कहा कि अफवाज कुछ होती हैं जो सिर्फ सरहदों की हिफाजत करती हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी सरहदों पे ख़तरा नहीं है, उनकी अफवाज जो हैं वो अपने आप को कायम रखने के लिए मेहनत करती रहती हैं। और कुछ अफवाज ऐसी हैं जैसे लोग कहते हैं कि जो नज़रिए के भी हिफाजत करते हैं। पाकिस्तानी अफवाज बैक वक्त ये तीनों काम करती है। दुश्मनों के ख़िलाफ़ बरसरे की पैकार रहती है, वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हो तो उनके खिलाफ, वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे दस्तक दें तो उनके खिलाफ। अभी अभिनंदन वाला आपने देखा, उससे पहले आपने देखा। और जब भी कभी पाकिस्तान के नज़रिए पे चोट लगाई जाती है तो भी अफवाज पाकिस्तान को आप हमेशा सामने पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुल्क में जब भी कभी कोई ऐसी कैफियत हुई, जब भी इस मुल्क ने पुकारा, ज़ल्ज़ला हो, कोई और आफत आए, बारिशें हों, सैलाब हों, कहीं ज़रूरत पड़े, अफवाज पाकिस्तान ने आज तक सबसे बढ़कर हर वाल दस्ते का रोल अदा किया है, कभी इनकार नहीं किया। तनख्वाहें दी हैं, पेंशनें दी हैं, रात दिन ड्यूटीज़ की हैं। अभी भी आपने देखा जब कराची और मुख्तलिफ जगह हालात बिगड़े तो सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान पहुंची। और आपने देखा कि हमारे वो बच्चे जो सरहदों की हिफाजत के लिए हैं, जो बंदूक उठाते हैं, जो इंतहाई मुक़द्दस पेशे मुंसलिक हैं, उन्होंने वो गटर के पानियों में भी तैर रहे थे और सफाई कर रहे थे, क्योंकि अपने अवाम के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं, वो अपने पाकिस्तान को साफ़ करने के लिए कर रहे थे। तो नाजायज़ तनकीद नहीं होनी चाहिए, दुश्मनों को मौका नहीं देना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी और यकजहती का इजहार हर जगह किया जाए, अबव द पॉलिटिकल डिवाइड। कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं। अफवाज पाकिस्तान की हैं, न किसी सियासी पार्टी की हैं, न उनकी कोई किसी किस्म की सियासी एफिलेशन है। वो इस मुल्क के दिफा के लिए हमतन हर वक्त जो है मसरूफ़ रहती हैं, और उन्हें ज़रूरत है उस एतमाद की भी, उस मदद की भी, जब ज़रूरत पड़े तो कौम उनके पीछे खड़ी है। तो ये सब एक चाइनी कहावत है कि एक बादशाह थे, उसके पास मिलने के लिए एक बंदा गया तो देखता क्या है कि उसके दरबार के बाहर जो है वो बहुत कमज़ोर जो शेर थे, और जब वो अंदर जाके देखता है तो बहुत तगड़े शेर बैठे हुए थे। तो उसने सवाल किया, उसने कहा कि आपने क्यों बाहर कमज़ोर शेरों को खड़ा किया हुआ और अंदर तगड़े शेरों को बैठाया हुआ है? तो उसने कहा कि हमेशा रियासत के अंदर जो बगावत होती है ये हमेशा अंदर से होती है। तो क्या इस वक्त रियासत पाकिस्तान के अंदर से कोई बगावत हो रही है जो ये एजेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? मैंने पहले ये बात की कि हम लोग चूँकि जूद रंज लोग हैं, और जब हमारे मफाद पे ठेस पहुंचती है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को भुला देते हैं, हम बहुत सारी सरहदें पार कर जाते हैं और फिर रिट्रैक्ट भी कर लेते हैं, फिर जल्दी ही वापस भी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा घर है, ये हमारे एक पनाहगाह है, ये अल्लाह करीम ने हमें दिया है, ये ख़ास अतिया खुदाबंदी है।
ये मुराद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यहाँ से ठंडी हवाएं जाती थी। ये इस्लामिया ने, मुसलमानों ने बर सग़ीर की जद्दोजहद और कुर्बानियों का समर है, और इसके लिए हमें हर चीज़ को पीछे रखना चाहिए, हर ज़ाती मफाद को पीछे रखना चाहिए। पाकिस्तान सबसे मुकद्दम होना चाहिए, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली, इसका अमन, ये हमारे लिए मुकद्दम होना चाहिए। हम अपनी सियासी लड़ाइयाँ ज़रूर लड़ें, हमारे जो इख्तलाफात हैं वो हम ज़रूर रखें एक दायरेकार के अंदर रहते हुए, लेकिन हर वो चीज़ जिससे पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान, इसके इत्तफाक, इत्तेहाद पे, यगानत पे जो हर्फ है, उससे हमें बाज रहना चाहिए। वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे जांबाज तेरे बेटे चले आते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान गुलाम मुर्जा भुट्टर और ब्रिगेडियर अख्तर नवाज न्यूज़ साहब को दिएगा इजाज़त। आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान। सलाम पाकिस्तान, सलाम पाक फौज।